ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहाँ पे हमने और आपने जो है ना वो ये चीज़ सीखी थी कि कीबोर्ड क्या होता है, एस्की कोड क्या होता है, यूनिकोड कैरेक्टर सेट क्या होते हैं। और इस वीडियो के अंदर बेटा हम लोग एक और कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। ठीक है, अच्छा, अब कॉन्सेप्ट कीबोर्ड क्या चीज़ होती है? आप लोगों ने बेटा नॉर्मली देखा होगा कि बहुत अच्छे जो रेस्टोरेंट होते हैं, लेट्स से मैकडॉनल्ड्स है, ठीक है, या लेट्स से केएफसी है। क्या केएफसी में तो नहीं है, लेकिन जो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स है कुछ, ठीक है, तो उनके पास ना कॉन्सेप्ट कीबोर्ड होते हैं। बहुत दफ़ा तुम लोगों ने इम्तियाज़ के अंदर भी कॉन्सेप्ट कीबोर्ड देखा होगा। कॉन्सेप्ट कीबोर्ड क्या होता है? लेट्स से कोई अच्छा रेस्टोरेंट है ना, तो उसके पास क्या होगा कि उसके पास ना ऐसा कीबोर्ड होगा जिसकी ना कीज़ के ऊपर ना डिशेस बनी हुई होती है। लेट्स से भाई इसके ऊपर बना हुआ है यहाँ पे, अब ये तो सारी इंग्लिश डिशेस हैं मेरी, जो मुझे समझ नहीं आती है, बट इसके अंदर ना देखो बना हुआ है, लेट्स से सैंडविचेस बने हुए हैं, बर्गर्स बने हुए हैं, सबवे बना हुआ है, ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी डिशेस बनी हुई है। तो लेट्स से तुम ऑर्डर करने चाहते हो, ठीक है, तुम उसको बोलते हो कि भाई मुझे बर्गर चाहिए, तो वो क्या करेगा कि वो बर्गर कहाँ गया भाई, तो वो लेट्स से ना बर्गर के ऊपर ना ये वाला लेट्स से बर्गर है, ठीक है, तुमने बोला कि भाई बर्गर चाहिए मुझे, तो क्या करेगा, उस बर्गर के ऊपर क्लिक करेगा और तुम्हारी जरा वो एक स्लिप निकल आएगी। वो स्लिप तुम आगे जाके काउंटर पे दोगे तो तुम्हें तुम्हारा बर्गर मिल जाएगा। तो बेसिकली इस तरह के जो कीबोर्ड होते हैं ना बेटा, जो जो नॉर्मल कीज से हट के होते हैं, जो नॉर्मल कीज है ना उसकी जगह पर उसकी अगर कोई डिशेस लगी हुई है, या उसके ऊपर कोई इमेजेस लगी हुई है, या फिर उसके ऊपर कोई स्पेशल प्रोग्रामिंग हुई है, जो कि बेसिकली सिर्फ उस की को दबाते तो हम लोग वही काम करते थे। जैसे तुम लोगों ने इम्तियाज़ के अंदर अगर कभी जो है ना वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की अगर तुम लोगों ने शॉपिंग करी है उसके अंदर इम्तियाज़ के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है कि तुमने लेट्स से एप्पल्स ले लिए, ठीक है, तुमने एप्पल्स जो है ना वो एक थैली के अंदर डाले, ठीक है, और तुम लेके गए उसके पास, जो वजन वाला बंदा बैठा होता है ना, तो उसके पास तुम लेके जाओगे, तो तुम जब रखोगे उसके पास एप्पल्स रखोगे, उस थैली को रखोगे, तो वो क्या करेगा, थैली को वे करेगा। वे करने के बाद उसके पास एक जो उसके जो एक कॉन्सेप्ट कीबोर्ड होता है उसके ऊपर उसके पास ना एक एप्पल्स का बटन होता है। तो एप्पल्स का बटन दबाता है तो एक स्लिप निकल आती है कि भाई ये एप्पल्स से, और एप्पल्स का रेट ये है, और ये जो ना इतने केजीज थे एप्पल्स। तो वो क्या करता है, वो स्टिकर लगाता है, उसके ऊपर एक बारकोड होता है। जब तुम काउंटर पे जाओगे और जब तुम वो एप्पल्स वाली का बारकोड जब तुम स्कैन करोगे, तो वो तुमसे उतने पैसे ले लेगा जितने तुम्हारे पैसे बनते थे, जितने तुमने एप्पल्स डाले थे। लेट्स से 1 किलो 100 रुपये के, तो तुमने 3 किलो डाले तो वो 300 रुपये तुमसे ले लेगा वहाँ पे। तो इस तरह का ना कीबोर्ड को बेटा हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट कीबोर्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ अ कीबोर्ड दैट हैज़ कीज दैट हैज़ प्रोग्राम टू परफॉर्म स्पेशल टास्क। ये एक ऐसा कीबोर्ड है जिसके अंदर ऐसी कीज हैं जो कि स्पेशल टास्क परफॉर्म करती हैं। ठीक है, मतलब दिस कीज हैव विजुअल इमेजेस ऑन देम इंस्टेड ऑफ लेटर्स, कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। ये नॉर्मल कीज नहीं होती, नॉर्मल कीज के ऊपर क्या होता है, लेटर्स, कैरेक्टर्स या नंबर्स होंगे, लेकिन इन कीज के ऊपर ज़्यादा विजुअल इमेजेस होते हैं। यहाँ पे स्पेशल की होती है, लेट्स से इसके ऊपर स्पेशल लिखा हुआ बर्गर वाली की है, ठीक है, या सैंडविच की है, जूस की है, शेक की है, ठीक है। बोलते फॉर एग्जाम्पल अ रेस्टोरेंट में हैव दिस कीबोर्ड विद अ डिफरेंट मील बटन एटसेट्रा। ठीक है, हर रेस्टोरेंट के पास एक कॉन्सेप्ट कीबोर्ड हो सकता है जिसके अंदर उसके पास हर की जो ना वो एक मील को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा कॉन्सेप्ट कीबोर्ड की एग्जाम्पल थी। अब आता है हमारे पास माइक्रोफोन। क्या होता है माइक्रोफोन? तुम लोग सबको पता है कि भाई माइक्रोफोन से भी हम लोग कंप्यूटर को कोई ना कोई सिग्नल देते हैं, कोई ना कोई इनपुट देते हैं, तो इस वजह से माइक्रोफोन को भी हम लोग एक इनपुट डिवाइस के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन्स आर आइदर बिल्ट इनटू द कंप्यूटर और आर एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू द यूएसबी पोर्ट और यूजिंग ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। अब हम लोग को एक बात पता है कि नॉर्मली हर डिवाइस के अंदर एक ब्लूटूथ, नॉर्मली हर डिवाइस के अंदर हम लोग को एक माइक्रोफोन मिलता है, लेकिन जिन डिवाइसेस के अंदर नहीं मिलता उसके अंदर हम लोग माइक्रोफोन को यूजिंग अ ब्लूटूथ और कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करके हम लोग जो है ना वो एक्सटर्नल पोर्ट के थ्रू हम लोग जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब माइक्रोफोन बेसिकली करता क्या है कि वो जो है ना वो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। अब मैं तुम लोग को बहुत दफ़ा बेटा एक बात बताई है कि हमारे पास जो रियल वर्ल्ड का डाटा होता है ना वो इस फॉर्म के अंदर होता है, वो एनालॉग फॉर्म के अंदर होता है, वो एक वेव फॉर्म के अंदर होता है। तुम लोगों ने ये बात शायद फिजिक्स के अंदर भी पढ़ी होगी कि हमारी जो साउंड वेव होती है वो एक एनालॉग वेव है। ठीक है, और जब ये एनालॉग डाटा होता है ना, तो जब लोग डाटा कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर डाटा तो सिर्फ डिजिटल फॉर्म के अंदर प्रोसेस करता है, यानी एनालॉग से डिजिटल फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग एक कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसका नाम होता है एडीसी कन्वर्टर। एडीसी का मतलब क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास एडीसी कन्वर्टर कहलाता है। ये क्या बोलता है, दे टेक एनालॉग साउंड वेव्स एज एन इनपुट, यानी एनालॉग एडीसी कन्वर्टर क्या करेगा, एनालॉग साउंड वेव्स एज एन इनपुट लेगा और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर प्रोड्यूस कर देगा, यानी इसको डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा जो कंप्यूटर प्रोसेस कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा माइक्रोफोन का काम था। अब अगली डिवाइस हमारे पास क्या है, डिजिटल कैमरास, जो कि बहुत कम टेस्टेड है। ठीक है, तो डिजिटल कैमरास क्या होते हैं हमारे पास, डिजिटल कैमरा जैसे डीएसएलआर हो गया। ठीक है, एक ज़माना था डीएसएलआर, निकॉन और एक
कैनन के DSLRs आते थे, ठीक है, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। अब तो मेरे ख्याल से लोग आईफोन्स के कैमराज यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पहले एक ज़माना था जिसके अंदर DSLR बहुत ज़्यादा यूज़ होता था फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए। अभी भी यूज़ होता है, शादी वगैरह के अंदर लोग फोटोग्राफी करवाते हैं तो DSLR से ही होती है। तो उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल कैमरा, ठीक है। डिजिटल कैमरा क्या करता है, बोलते हैं मॉडर्न डिजिटल कैमरा सिंपली लिंक टू अ कंप्यूटर सिस्टम वाया USB पोर्ट और बाय यूजिंग ब्लूटूथ, ठीक है, विच इनेबल्स वायरलेस ट्रांसफर ऑफ फोटोग्राफिक फाइल्स। तो हम लोग को ये बात पता है कि यार जितने भी डिजिटल कैमराज हैं उनको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू जो है ना वो लिंक कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से लिंक कर सकते हैं यूजिंग अ USB पोर्ट या फिर ब्लूटूथ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कैमराज होते हैं ना बेटा, ये कौन कंट्रोल करता है, ये हमारे पास एक एम्बेडेड सिस्टम कंट्रोल करता है। हम लोगों ने लास्ट से लास्ट लेक्चर के अंदर मेरे ख्याल से पढ़ा था कि एम्बेडेड सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एक डेडिकेटेड फंक्शन परफॉर्म करता है। वो डेडिकेटेड फंक्शन यहाँ पे क्या हो सकता है, लेट्स से भाई अगर कैमरा की बात करें तो भाई कैमरा के ऊपर एक फंक्शन हो सकता है भाई फोकस करना, ठीक है। दूसरा हमारे पास फंक्शन हो सकता है भाई अपर्चर को कंट्रोल करना। अपर्चर का मतलब यही है कि फोकस को कंट्रोल करना। तीसरा हमारे पास ये हो सकता है कि लेट्स से रेड आई को रिमूव करना, ठीक है, रेड आई को लेट्स से रिमूव करता है, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास जो है ना शटर स्पीड को जो है ना वो एडजस्ट करना, शटर स्पीड को लेट्स से एडजस्ट करना, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो कुछ फंक्शंस हो सकते हैं कैमरास के, ठीक है, डिजिटल कैमरास के, जो बेसिकली हमारे पास कौन जो है ना वो परफॉर्म कर रहा होता है, हमारे पास एक एम्बेडेड सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। बोलते हैं इट इज यूज्ड टू कैप्चर इमेजेस वीडियो बाय सैम्पलिंग लाइट टाइम बाय टाइम स्पेशली एंड टोनली एंड स्टोर ऑन अ मेमोरी कार्ड। इसका क्या मतलब है, सिंपल से इसका मतलब समझ लो। ये लाइन वैसे इतनी मॉडर्न नहीं, लेकिन मतलब समझ लो इसका मतलब है कि भाई जब भी तुम इमेज कैप्चर करते हो ना तो वो क्या कहता है, जो लाइट आ रही है तुम्हारे मेरे मुंह पे जो लाइट आ रही है, तो उस लाइट को क्या कहता है, सैम्पल करता है टाइम बाय टाइम। मतलब हर सेकंड में उस लाइट को सैम्पल करेगा, हर सेकंड में वॉइस को सैम्पल करेगा अगर कोई वीडियो बना रहे हो तुम, और उस वीडियो या जो तुम्हारे पास जो भी कैमरा है, लाइट है, उसको क्या करेगा, आपस में मर्ज करेगा, ज्वाइन करेगा और तुम्हारे सामने एक इमेज प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अब बोलता है uses an image sensor made of silicon that is sensitive to light। क्या करता है कि एक इमेज सेंसर का यूज करता है जो कि सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है, और ये सेंसिटिव टू लाइट होता है। जैसे तुम लोगों ने बहुत दफा देखा होगा, जैसे हम लोग कैमरे को अचानक से लाइट से एक्सपोज करते हैं तो उसको एक आध सेकंड लगता है भाई इस लाइट से एडजस्ट होने में। सही है, लेट्स से मैं यहाँ पे लाइट बंद कर दूंगा ना तो फौरन से डार्क नहीं हो जाएगा, ये इसको ना अचानक से एक पहले डार्क होगा फिर ये जो है ना वो ग्लो करेगा। तो क्या होता है कि तुम लोगों ने देखा होगा कि जब भी तुम लोग आईफोन का कैमरा हो, जो भी कैमरा अच्छे से अच्छा कैमरा भी हो, तो उसके अंदर लेते तुम बहुत ब्राइट लाइटिंग के अंदर हो, अचानक से मैं अगर लाइट ऑफ कर दूँ तो फ़ौरन से ना वो डार्कनेस नहीं आती, फ़ौरन से ना पहले कुछ होता है, मतलब एक अजीब सी डार्कनेस आती है, फिर जो ना वो लाइट आती है, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा रोशनी आती है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि भाई एक इमेज सेंसर का यूज़ करता है जो कि सेंसिटिव टू लाइट है, ठीक है, जो कि लाइट के चेंजेस से जो ना वो बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा डिजिटल कैमरास की एग्जांपल थी। अब हमारे पास आते हैं बेटा स्कैनर्स, ठीक है। स्कैनर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो स्कैनर है उसको हम लोग कहते हैं बेटा 2D स्कैनर, और एक जो हमारे पास स्कैनर है वो हमारे पास है 3D स्कैनर, ठीक है। अब 2D स्कैनर क्या होता है, 2D स्कैनर वो होता है जो तुम लोग को हर स्टेशनरी शॉप के अंदर मिलता है, ठीक है। वहाँ पे तुम लोग जो है ना अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवा सकते हो, ठीक है, अपने रिजल्ट्स की डॉक्यूमेंट स्कैन करवा सकते हो। इस तरह की जो चीज़ें तुम स्कैन कर सकते हो वो हमारे पास 2D स्कैनर होता है। ये नॉर्मली प्रिंटर्स के अंदर भी साथ कुछ कुछ अच्छे प्रिंटर्स होते हैं ना, उनके अंदर 3-in-1 वाले जो प्रिंटर होते हैं तो उनके अंदर स्कैनर भी लगा हुआ होता है, ठीक है। तो स्कैनर क्या होता है हमारे पास, स्कैनर बेसिकली लाइट को शाइन करता है ऑन टू द सर्फेस। तुम लोगों ने बहुत दफ़ा देखा, अगर तुम लोग कहते थे क्यूरियोसिटी हो, तुम लोगों ने देखा कि भाई जब भी तुम डॉक्यूमेंट को ऊपर रखते हो इसके ऊपर तो एक लाइट जो है ना वो नीचे से निकलती है जो कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है। तो बेसिकली क्या करता है, स्कैनर शाइन्स लाइट ऑन टू द सर्फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, सर्फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट के ऊपर लाइट शाइन करेगा, और ये लाइट क्या करेगी, ये अक्रॉस द डॉक्यूमेंट मूव करती है लाइट जो है ना। तो यहाँ से यूं, मतलब ना लाइट इस तरह से निकलती है, यहाँ से लाइट निकलेगी, फिर लाइट यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी, और इस तरह से ना लाइट मूव करती है अक्रॉस द स्कैनर। और जब अक्रॉस स्कैनर मूव करती है तो पूरा तुम्हारा डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है नीचे से, ठीक है। बोलता है रिफ्लेक्टेड लाइट इज कैप्चर्ड, जो लाइट जो स्कैन कर रहा है, लाइट जो शाइन कर रहा है इसके ऊपर, तो रिफ्लेक्टेड लाइट को कैप्चर करता है, और जितने भी मिरर्स और लेंसेज है ना उनको यूज करके जो ना ये लाइट को कैप्चर करता है, ठीक है। और फिर जो कैप्चर्ड इमेज होती है इसको जाहिर सी बात एक डिजिटल फाइल के अंदर या एक PDF के अंदर तुम्हारे पास सेव कर देता है, और इसके बाद हम ये जो ना वो एक डिजिटल इमेज प्रोड्यूस करता है जो कि तुम व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर सकते हो या कहीं अटैच कर सकते हो इस तरह से। तो ये हमारे पास बेटा 2D स्कैनर्स थे। अब हमारे पास आते हैं अदर स्कैनर, दैट इज आर 3D स्कैनर्स, ठीक है। 3D स्कैनर्स का क्या मतलब है भाई, 3D स्कैनर्स वो स्कैनर बेटा जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को स्कैन करते हैं। 2D स्कैनर्स क्या करते थे भाई, हमारे पास जो है ना वो नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन 3D स्कैनर्स हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को ना बेसिकली स्कैन करेंगे और एक 3 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, नॉर्मली तुमने कहाँ देखा होगा बेटा, ये एयरपोर्ट्स के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा बहुत जो है ना वो
एयरपोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखा होगा इसको कि भाई जब भी तुम अपना बैग सिक्योरिटी चेक से गुजारते हो ना, तुम्हारा बैग लेट्स से तुम जब जाते हो एयरपोर्ट के अंदर एंटर होते हो तो तुम्हारा बैग एक सिक्योरिटी चेक के थ्रू पास होता है। जब तुम्हारा बैग सिक्योरिटी चेक के थ्रू पास होता है ना, तो वो बैग स्कैन होता है तुम्हारा। अगर इसके अंदर कोई अनऑथोराइज आइटम है, अगर कोई मेटल की आइटम है, या अगर कोई इस तरह का आइटम है जो कि अलाउड नहीं है बेटा प्लेन के ऊपर कैरी करना, तो वो क्या करता है, फॉरन से ना एक रेड वार्निंग देगा कि भाई इसके अंदर वो आइटम है, तो इस बंदे को अलग करो। जैसे एक मिसाल है भाई, थोड़ा टाइम पहले जो ना मैं ट्रैवल करा था एक जगह पे, ठीक है, और मैंने जो है ना वो बहुत दफ़ा होता है ना टेप हम लोग यूज़ करते हैं पैकिंग के लिए, कोई भी ऐसे शैम्पूस वगैरह के भाई वो गिर वगैरह ना जाए, या कोई ऐसी आइटम्स है जो हम लोग को पैक करनी है अच्छे से, तो हम लोग उसके लिए एक मास्किंग टेप का यूज़ करते हैं। तो आखिर में मैं एंड मोमेंट में मैं पैकिंग करा था, मैंने मास्किंग टेप यूज़ करी, और मैंने ना मास्किंग टेप को मैंने अपने हैंड कैरी में डाल दिया, ठीक है। तो हुआ ये कि जब मैं दुबई एयरपोर्ट के थ्रू जब मैं पास करा, तो मुझे जो ना वहाँ पे रोक लिया उन्होंने कि भाई आपके बैग में ना कोई अनऑथोराइज आइटम है। तो उनको ना मेरे बैग में कोई अनऑथोराइज आइटम स्कैनिंग के अंदर निकल आई होगी। अब मैंने बोला यार पता नहीं क्या अनऑथोराइज आइटम है, क्या ऐसा है कि जो मतलब ये मुझे निकाल रहा है, और पहली दफ़ा था मेरे साथ, तो मुझे डर भी लग रहा था ऑब्वियसली कि भाई ये पकड़ के मुझे लेना जाए कोई इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो उन्होंने मेरे 2-3 बैग खोले, उनको कुछ नहीं मिला ना। फिर उन्होंने मेरा हैंड कैरी खोला, 2-3 बैग नहीं खोले, सॉरी, उन्होंने एग्जैक्टली वही बैग खोला जिसके अंदर अनऑथोराइज आइटम दिख रहा था उनको। तो उन्होंने मेरा बैग खोला, जब मेरा हैंड कैरी खोला उन्होंने, तो उन्होंने जो है ना वो देखा कि उसके अंदर मास्किंग टेप थी, तो उन्होंने वो निकाली और उन्होंने वो डस्टबिन में फेंक दी। तो मैंने बोला अच्छा भाई, मास्किंग टेप उन्होंने इसीलिए करी कि भाई कोई हाईजैक वगैरह ना कर ले प्लेन में, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे हैंड कैरी में थी। अगर मैं उसको जो है वो डालता नॉर्मल लगेज के अंदर, तो वो शायद जो है ना मसला नहीं करते, क्योंकि वो हैंड कैरी के अंदर थी, तो वो हाईजैकिंग वगैरह का एक डर होता है। तो इस वजह से जो ना उन्होंने वो चीज़ निकाल ली। तो बेसिकली वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है बेटा, 3D स्कैनर्स का यूज़ हो रहा है। 3D स्कैनर्स क्या करते हैं कि हमारे पास जो ना वो एक 3D इमेज प्रोड्यूस करते हैं, और जो ना वो बेसिकली स्कैनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये कैसे स्कैन करता है, ये क्या करता है, लाइट को शाइन करता है, लेज़र को शाइन करता है ओवर द सर्फेस ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट। जो भी लेज़र है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो लेट्स से मेरे पास बैग है एक, ठीक है, तो उस बैग को क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा लाइट के थ्रू, और क्या करेगा, उस बैग की डायमेंशंस जो है ना वो मेजर कर लेता है, और फिर मेजरमेंट्स को एक डिजिटल फाइल के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि एक 3D इमेज प्रोड्यूस करती है, 3D डिजिटल मॉडल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है हमारे पास, अभी मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल दी, सिक्योरिटी चेकिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हम लोग जो है ना वो फेशियल रिकग्निशन जब भी हम लोग करते हैं, तो वहाँ भी जो है ना हमारे पास 3D स्कैनर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास 3D स्कैनर्स का जो है ना वो यूज़ था। अब हमारे पास आता है इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड। हमारे पास एक और इनपुट डिवाइस है। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स तुम लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन ज़्यादातर बेटा ऑफिस के अंदर होते हैं। अब शायद तुम लोगों ने कहीं किसी टीचर को अच्छे लेक्चर्स डिलीवर करते हुए देखा होगा, तो वो इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड का यूज़ करता है, जिसके ऊपर एक स्टाइलस होता है। जैसे अभी मैं आईपैड के ऊपर लिख रहा हूँ ना, तो सर समझ लो कि एक बड़ा सा जो है ना वो स्मार्ट बोर्ड आ गया, ठीक है। जैसे प्रोजेक्टर की स्क्रीन होती है ना, तो इस तरह से एक वाइट कलर का स्मार्ट बोर्ड आ गया, और स्मार्ट बोर्ड के ऊपर मैं एक स्टाइलस से लिख सकूँ, तो उसको मैं कहता हूँ कि भाई वो एक इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड है, ठीक है। तो नॉर्मल वाइट बोर्ड्स क्या होते थे भाई, जिसके ऊपर हम लोग मार्कर से लिखते थे, लेकिन ट्रेडिशनल वाइट बोर्ड्स के जगह अब कौन सा आ गए, हमारे पास इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स आ गए। ज़्यादातर कहाँ यूज़ होते हैं भाई, ऑफिस और स्कूल्स के अंदर यूज़ होते हैं। स्कूल्स के अंदर तुम लोग की स्कूल्स में तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता अभी भी कुछ स्कूल्स ऐसे जो कि प्रोजेक्टर्स का यूज़ नहीं करते भाई, वो अभी भी बोर्ड और मार्कर पे चल रहे हैं। तो इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड की बात तो भाई बहुत बाद में। तो ज़्यादातर ऑफिस के अंदर यूज़ होते हैं, जहाँ पे हमारे पास प्रेजेंटेशंस देनी होती है, या फिर एक्सप्लेनेशंस देनी होती है, कोई मीटिंग्स करनी होती है, कॉर्पोरेट मीटिंग्स है, तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता ये कि भाई इसकी बड़ी सी टच स्क्रीन होती है, जो कि यूज़र को अलाउ करती है कि भाई वो इंटरैक्ट कर सके प्रोग्राम्स के साथ डायरेक्टली बाई यूजिंग अ डमी पेन। कोई डमी पेन यानी स्टाइलस, इस तरह की पेंसिल भी हो सकती है, ठीक है, जिसके थ्रू वो जो है ना वो करेगा, क्या नाम है तुम्हारा, इंटरैक्ट करेगा, या फिर फिंगर के थ्रू भी कर सकता है, सही है। तो ये हमारे पास जो है ना वो एक डमी पेन या फिंगर आ गई, सही है। अच्छा, अब आता है हमारे पास बारकोड रीडर। बारकोड रीडर हमारे पास क्या होता है, बारकोड रीडर बेटा हमारे पास एक सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तुम लोगों ने देखा होगा अक्सर बारकोड जो है वो बना हुआ नहीं है यहाँ पे, तो सही है, बना देता हूँ मैं। तो ऐसे तुम लोगों ने देखा होगा बेटा बारकोड अक्सर जो है ना उस तरह का बना हुआ होता है, ठीक है। इस तरह की डार्क और लाइट पैरेलल लाइंस होती हैं। कुछ जो है वो लाइंस थिक होती हैं, कुछ जो है ना वो लाइंस पतली होती हैं, ठीक है, थिन होती हैं। सही है, ये लाइन थिक है, ये थिन है, ठीक है। तो कुछ लाइन्स जो ना वो थिक होती हैं, और कुछ लाइन्स जो ना वो हमारे पास थिन होती है बारकोड के अंदर। तो तुम लोगों ने नॉर्मली देखा होगा भाई, ये बुक्स वगैरह के पीछे लिखा हुआ होता है बारकोड, ठीक है, और उसके नीचे ना एक छोटा सा नंबर भी होता है, कोई ना कोई नंबर भी लिखा होगा 10595382 एंड सो फोर्थ, जिसको हम लोग कहते थे ISBN नंबर। जब हम लोगों ने चेक डिजिट जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने बात करी थी कि भाई ISBN नंबर क्या होता है। तो बारकोड क्या होता है हमारे पास, बारकोड हमारे पास बेटा एक सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट पैरेलल लाइंस होती है, जिसके अंदर वेरिंग थिकनेस होती है। वेरिंग थिकनेस का मतलब क्या है कि कोई लाइन थिक होती है और कोई लाइन थिन होती है।
उसको हम लोग कहते हैं कि भाई बारकोड रीडर इज अ सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट पैरेलल लाइंस ऑफ वेरिंग थिकनेस, मतलब जिसकी थिकनेस वेरी करेगी, चेंज करेगी, ठीक है। इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। हर लाइन के नीचे कोई नंबर लिखा होगा 0 से 9 के बीच में, ठीक है। और ये बारकोड के साथ रीड होगा। तुम लोगों ने देखा होगा कि बारकोड रीडर ज़्यादातर इम्तियाज सुपरमार्केट्स वगैरह के अंदर क्या होता है कि हर प्रोडक्ट के पीछे ना एक बारकोड लगा हुआ होता है, और जब तुम कैशियर के पास जाते हो तो उसके पास एक बारकोड रीडर होता है। लेट्स से मुझे बारकोड रीडर बनाना नहीं आता, लेट्स से ये हमारे पास एक बारकोड रीडर है, ठीक है, इस तरह का कुछ होगा। अब ये तो बिल्कुल ही ख़राब चीज़ बन गया, ऐसा लग रहा है ये तो बोन है कोई, ठीक है। तो लेट्स से ये जो है ना वो बारकोड रीडर है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि यहाँ से जो है ना वो कोई ना कोई लाइट निकल रही होती है, जो रेड कलर की लेज़र होती है वो निकल रही होती है, ठीक है। तो हमारा वो क्या करता है, कैशियर जो है ना वो जो भी तुम्हारी आइटम है बारकोड के सामने यूँ रखता है और क्या करता है उसको स्कैन करता है बारकोड के। तो वो जैसे ही वो स्कैन करता है तो उसके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर सारी डिटेल्स आ जाती हैं उसकी। तो बारकोड हमारे पास क्या हो गया, बारकोड रीडर कैसे काम करता है कि बेसिकली बारकोड रीडर क्या करता है, तुम्हारे पास सारा डाटा कैसे रीड करता है, एक रेड लेजर के थ्रू रीड करता है। वो रेड लेजर क्या करती है कि जैसे ही तुम बारकोड के ऊपर स्कैन करते हो तो वो एक पैटर्न जनरेट करती है। यानी ये जो बारकोड है ना, जब तुम ये लाइट इसके ऊपर शाइन करोगे, इस बारकोड के ऊपर जब तुम ये लाइट शाइन करोगे तो ये क्या करेगा, एक पैटर्न जनरेट करेगा। जब ये पैटर्न बेटा जनरेट करेगा ना तो ये पैटर्न कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर होगा, तो कंप्यूटर क्या करेगा, आपको वो डेटा डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। कंप्यूटर पैटर्न को प्रोसेस करेगा और तुम्हारे सामने जो डेटा होगा ना वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली होता किस तरह से काम है कि भाई एक रेड लेजर का यूज़ हुआ, रेड लेजर क्या करेगी कि वो बारकोड स्कैन करेगी, जो भी लाइट है, जो भी ये बारकोड है वो क्या करेगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ब्लैक लाइंस जो है वो लाइट कम रिफ्लेक्ट करेंगी, वाइट लाइंस यानी जो खाली एरियाज है ना, जो बीच में जो वाइट पैचेस बचे हैं, तो वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे। क्योंकि हम लोग को ये बात पता है कि भाई जो ब्लैक है हमारे पास इट इज़ नॉट अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है। ब्लैक जो है ना वो लाइट एब्जॉर्ब करता है और वाइट जो है ना वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो वाइट जो है ना वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और ब्लैक जो है ना हमारे पास लाइट कम रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से एक पैटर्न जनरेट होगा। जब वो पैटर्न जनरेट होगा ना बेटा, तो हमारे पास उस पैटर्न को डिकोड करेगा हमारा कंप्यूटर सिस्टम। और जब वो उस पैटर्न को डिकोड करेगा हमारा कंप्यूटर सिस्टम, तो वो क्या करेगा कि वो तुम्हारे सामने डेटा डिस्प्ले कर देगा। जैसे सुपरमार्केट के अंदर होता है कि तुम्हारे पास जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगी, जितनी भी चीज़ होगी ना, जो भी तुम्हारे पास डेटा होगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑफ द बारकोड, द डार्क एरियाज रिफ्लेक्ट लिटिल और नो लाइट विच अलाउज द बारकोड टू बी रेड, ठीक है, विच अलाउज द बार्स टू बी रेड, कि भाई डार्क एरियाज क्या करेंगे, लाइट को कम रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये बोलता है द रिफ्लेक्टेड लाइट इज रेड बाय सेंसर्स, जो हमारे पास सेंसर्स लगे होते हैं इस स्कैनर के अंदर, वो लाइट को जो है ना वो रीड करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि भाई जैसे ही रेड लाइट स्कैन होती है अक्रॉस द बारकोड, तो वो एक पैटर्न जनरेट करता है जिसको हम लोग डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जो कि कंप्यूटर समझता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसने यहाँ पे दी हुई है कि जैसे भाई तुम्हारे पास इस तरह से ना लाइन सी, ठीक है। एल का मतलब है यहाँ पे कि भाई वहाँ पे वाइट एरिया था, ठीक है, यहाँ पे लाइट था, ठीक है। और डी का मतलब है कि भाई वहाँ पे ब्लैक लाइन थी, यहाँ पे वहाँ पे जो है ना वो डार्क एरिया था, ठीक है। तो जहाँ पे लाइट एरिया था, मतलब जहाँ पे वाइट लाइन थी, तो वहाँ पे एल आ गया, और जहाँ पे ब्लैक लाइन्स थी, जहाँ पे बारकोड की ब्लैक लाइन्स थी, तो वहाँ पे डी आ गया। तो इस तरह से देखो एक पैटर्न जनरेट हो गया कि भाई LDD, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न जनरेट हो गया। अब जहाँ पे एल आ रहा था उसने इसको किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, 0 से कर दिया, और जहाँ पे डी आ रहा था यानी डार्क आ रहा था, वहाँ पे उसने इसको 1 से रिप्लेस कर दिया। तो देखो हमारे पास एक बाइनरी पैटर्न बन गया, 0 1 1 1 0 1 0 1, इस तरह से हमारे पास एक पैटर्न बन गया। तो ये पैटर्न है ना वो कंप्यूटर डिकोड करेगा और इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली तुम्हारे सामने इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा। तो ये हमारे पास बारकोड रीडर था। अब इसका फ़ायदा क्या है भाई मैनेजमेंट को, लेट्स से एक इम्तियाज़ सुपर स्टोर है, या लेट्स से कोई तुम्हारे पास कारफोर है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई लेट्स से इम्तियाज़ है, ठीक है, या फिर कारफोर है, या फिर कोई इस तरह की सुपर मार्केट है, लेट्स से चेज है, ठीक है। तो वो जो है ना बेटा उसको क्या फ़ायदा है कि भाई वो बारकोड का इस्तेमाल करे, उसको क्या फ़ायदा है इस बारकोड से। तो भाई उसको फ़ायदा ये है कि भाई उसके पास अप टू डेट सेल्स इन्फॉर्मेशन होगी। अप टू डेट सेल्स इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि भाई कितना माल आज बेचा, कितना माल आज बच गया। तो इस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी भाई, इम्तियाज़ के पास अप टू डेट हो गया। भाई अगर लेट्स से छोटे जनरल स्टोर्स होते हैं भाई, उनके पास 50 प्रोडक्ट्स होती है, तो वो तो देखो कॉपी पेंसिल के ऊपर काम कर लेते हैं। लेकिन अगर इम्तियाज़ की बात करूं मैं, तो तुम सोचो उसके पास 1000-2000 प्रोडक्ट्स हैं यार, और 1000-2000 प्रोडक्ट्स के अंदर भी साइजेस हैं, कैटेगरीज है। लेट्स से भाई एक शर्ट आ रही है तो भाई शर्ट स्मॉल साइज के अंदर भी है, लार्ज के अंदर भी है, मीडियम के अंदर भी है, एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर भी है। शैम्पू आ रहा है तो भाई शैम्पू की छोटी बॉटल भी आती है, बड़ी बॉटल भी आती है। शैम्पू के अलग अलग जो है ना वो वेरियंट्स भी आते हैं, कोई सिल्की ब्लैक वाला आता है, कोई एंटी लाइस आता है वेरियंट, तो बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं शैम्पू के अंदर भी। तो भाई कौन सा वाला आइटम बिका है, कौन सा नहीं बिका, कितना स्टॉक पीछे बच गया है, ये सारी चीज़ें बेटा हमारे पास बड़ी मुश्किल होती है अगर ये हमारे पास बारकोड सिस्टम नहीं होता। तो सुपरमार्केट्स को क्या फायदा है कि भाई अप टू डेट सेल्स इन्फॉर्मेशन होगी उनके पास कि भाई आज डे एंड पे मैंने कितना माल बेचा और कितना मेरे पास बच गया, ये इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरा हमारे पास क्या है भाई, देयर इज नो नीड टू प्राइस एवरी स्टॉक आइटम ऑन द शेल्फ्स। इसका मतलब क्या है कि भाई हर आइटम को ना प्राइस लगाने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे बारकोड है, बारकोड के जरिए देना तुम उसकी प्राइस चेंज भी कर सकते हो, उसकी प्राइस अपडेट भी कर सकते हो। तो भाई लेट्स से भाई एक शैम्पू था पहले भाई 500 रुपए का था, ठीक है। अब वो शैम्पू जो है ना
वो 700 का हो गया। ठीक है, तो तुम्हें जो है ना, अब अगर वो शैम्पू है या लेट्स से अगर तुम्हारे पास महीने के अंदर तरह से 500 प्रोडक्ट्स की प्राइस चेंज होती है, तो तुम क्या भाई सबके ऊपर जाके टैग चेंज करोगे क्या? तो ऐसा नहीं होगा। तो सुपरमार्केट क्या करती है कि वो बारकोड लगा हुआ था उनके पास, तो क्या करती है अपने सिस्टम के अंदर बारकोड के अगेंस्ट प्राइस चेंज कर देती है। तो जब वो बारकोड स्कैन होगा, तो पहले जो आइटम जब बारकोड स्कैन होता था तो उसकी आइटम अगर प्राइस अगर 500 शो होती थी, तब उसकी प्राइस क्या होगी बेटा, 700 शो होगी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हर आइटम के ऊपर प्राइस लगाने की नीड नहीं है, वो बारकोड के थ्रू वो सारा काम हो जाता है। थर्ड हमारे पास क्या है, इट अलाउज फॉर ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल। ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल का क्या मतलब है, कभी भाई तुम लोग को बात बताया कि भाई कितना माल बेचा, कितना माल बच गया पीछे, तो ये क्या हमारे पास स्टॉक कंट्रोल है, हमें देखना नहीं पड़ेगा ना कि भाई कितना माल बिका, कितना माल रह गया। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल हो जाएगा। फिर क्या हमारे पास, it is possible to check customer buying habits more easily by linking barcodes to for example loyalty cards। अब तुम लोग देखो यार, मेरे पास ना एक इम्तियाज का एक लॉयल्टी कार्ड बना हुआ है। जब भी मैं परचेसिंग करता हूँ तो मैं इस लॉयल्टी कार्ड को स्कैन करता हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। अब इम्तियाज के अगर तुम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सोचो ना, तो इम्तियाज क्या करता है कि भाई इसने ना मेरे डेटा बना लिया है कि लेट्स से उद्बान का जो लॉयल्टी कार्ड है ना, तो उसके अगेंस्ट उसको ये बात पता है कि यार उद्बान ना लेट्स से जब भी परचेस करता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे माइलो के पैकेट्स लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इम्तियाज ये चीज नोटिस कर सकता है कि भाई उद्बान का जो लॉयल्टी कार्ड है उसके अगेंस्ट माइलो की परचेसेस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि उद्बान को माइलो बहुत ज्यादा पसंद है। तो इम्तियाज के पास क्या आ गया बेटा, एक डेटा आ गया। अब इम्तियाज इस डेटा को कहीं भी मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट करने का क्या मतलब है कि भाई लेट्स से अगर इम्तियाज जो है ना वो अपनी वेबसाइट या अपने डेटा को, अपनी वेबसाइट को इतना जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर ले कि भाई लेट्स से उद्बान जब भी अपना कस्टमर लॉयल्टी कार्ड से कोई वेब, अब अगर उसने लेट्स से इम्तियाज अपनी कोई ऐप बनाई कल को, ठीक है, और इस ऐप के ऊपर उसने बोला कि भाई कस्टमर लॉयल्टी कार्ड से आपको लॉग इन करना है, ठीक है, तो मैं अपने कस्टमर अगर लॉयल्टी कार्ड से अगर लॉग इन करूंगा तो मुझे क्या करेगा, वो स्पॉन्सर्ड के ऊपर मुझे माइलो की ऐड दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये बात पता है कि क्योंकि उद्बान जब भी परचेस करता है तो वो क्या करता है, माइलो परचेस करता है। जब भी वो मेरे स्टोर आता था तो वो माइलो परचेस करता था। तो अगर वो कल को अपना कोई ऐप बनाते और उस ऐप के ऊपर बोलते हैं कि भाई अपने लॉयल्टी कार्ड से लॉग इन करो, तो मैं अगर अपने लॉयल्टी कार्ड से लॉग इन करूंगा तो इम्तियाज के पास वो फौरन से डेटा आ जाएगा कि भाई ये वाला जो कस्टमर है जिसने ऐप के ऊपर लॉग इन करा है, इसको माइलो बहुत पसंद है, तो इसको बार बार माइलो दिखाओ ताकि माइलो परचेस करे। तो इम्तियाज के लिए मेरी कस्टमर की बाइंग हैबिट्स ट्रैक करना बेटा बहुत इजी हो जाएगा अगर वो जो है ना बारकोड सिस्टम का यूज करता है तो। ठीक है, तो बारकोड सिस्टम से उसको लॉयल्टी कार्ड की तरफ वो लिंक कर सकता है। लॉयल्टी कार्ड से अगर अपनी ऐप कल को बनाता है और ऐप से अगर इस तरह के काम करता है तो उसके लिए बहुत जो है ना फायदा हो सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है बेटा, दूसरा हमारे पास है एडवांटेजेस टू द कस्टमर्स ऑफ यूजिंग बारकोड्स। अब मिसाल है कि भाई मैं इम्तियाज जा रहा हूं, मैं एक कस्टमर हूं, मैं खरीद रहा हूं माल उससे, ठीक है, तो अगर मैं खरीद रहा हूं कोई चीज तो मुझे क्या फायदा है, उसके बारकोड यूज करने से मुझे क्या फायदा है? तो देखो मुझे दो तीन फायदे। सबसे पहला क्या है कि फास्टर चेकआउट क्यूज। अब अगर इम्तियाज भी कॉपी पेन से लेके काम करता तो भाई हो सकता है भाई कैशियर प्राइस भूल जाता, फिर कैशियर दो तो लोगों से पूछता प्राइस, ठीक है, फिर क्या होता है कि भाई मैनुअली वो लिख रहा होता, कर रहा होता, प्राइस कैलकुलेट कर रहा होता कैलकुलेटर पे, जैसे जनरल स्टोर पे आते हैं ना कैलकुलेटर, ठक 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 कैलकुलेट कर रहा था प्राइस, तो उस तरह से करता। तो भाई ये बहुत एक जो ना वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता हमारे लिए। ठीक है, तो वेर एज अगर हम लोग बारकोड का यूज करते बेटा तो वो क्या होता है, हमारे पास फास्टर मेथड होता है, क्योंकि भाई हमारे पास क्यूज जल्दी जल्दी होती है ना, बारकोड स्कैन करा, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली प्राइस कैलकुलेट करा, ऑटोमेटिकली बिल बना रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है, एरर्स इन चार्जिंग कस्टमर्स आर रिड्यूस्ड। एरर्स क्यों रिड्यूस हो जाएंगे बेटा कस्टमर्स को चार्ज करने में? क्योंकि भाई एक स्टैंडर्ड सिस्टम है ना, बारकोड के ऊपर तो प्राइस गलत हो नहीं सकती। अब लेट्स से भाई इम्तियाज है, अगर वो बारकोड का इस्तेमाल नहीं करता, उसके पास 10 कैशियर है, भाई दो को लगता है कि शैम्पू की प्राइस 450 है, तीन को लगता है शैम्पू की प्राइस है 550। तो अब कोई जो है वो कस्टमर को 550 का लगा रहा होगा, कोई कस्टमर को 450 का लगा रहा होगा, तो भाई कस्टमर्स को चार्ज करने में एरर आएगा। ठीक है, वेयर अगर मेरे पास बारकोड होगा तो बारकोड तो स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस यूज करता है, तो जब भी कैशियर के पास जाएगा कोई आइटम, वो किसी भी कैशियर के पास चलेगा, भाई बारकोड तो वही स्कैन करेगा ना, बारकोड स्कैन करेगा तो प्राइस वही आएगी। ठीक है, तो एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड हमारे पास क्या होता है कि कस्टमर इज गिवन एन आइटमाइज्ड बिल। आइटमाइज्ड बिल का क्या मतलब है, जब भी हम लोग परचेसिंग करके निकलते हैं तो हमारे पास एक बिल आता है जिसके अंदर हमारे पास सारी आइटम्स आ रही थी, भाई आपने क्या क्या आइटम लिए, उसकी क्या क्या क्वांटिटी थी और उसकी टोटल प्राइस क्या बनी थी और पर पीस प्राइस क्या थी। तो मेरे पास एक आइटमाइज्ड बिल आता है कि भाई हर आइटम की प्राइस क्या थी और कितना डिस्काउंट अप्लाई हुआ, कितना मुझे पॉइंट्स अर्न हुए, और ये सारी चीजें आती है उसके अंदर। तो ये हमारे पास आइटमाइज्ड बिल कहलाता है। तो मुझे कस्टमर को क्या फायदा है कि भाई मुझे एक बिल मिलेगा जिससे मैं अपनी एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकूंगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है बेटा क्यू आर कोड रीडर्स। तुम लोगों ने क्यू आर कोड बहुत ज़्यादा देखे होंगे। इस तरह का हमारे पास क्यू आर कोड दिखता है, जो कि चला गया, लेट्स से ये रहा मेरे पास एक क्यू आर कोड, ओहो आया नहीं, तो ये लेट्स से मेरे पास एक क्यू आर कोड है, ये रहा, ये देखो ये मेरे पास एक क्यू आर कोड है। ठीक है, अब क्यू आर कोड किस तरह से काम करता है जरा ये देख लेते हैं।
देखो तुम लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा कि क्यूआर कोड ज़्यादातर हम लोग बेटा इंटरनेट का पासवर्ड लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरनेट को स्कैन करने के लिए करते हैं हम लोग, क्यूआर कोड लेते हैं, ठीक है। हम लोग जो है वो कोई अपनी वेबसाइट होती है, ठीक है, तो हम लोग वो डिस्प्ले करने के लिए क्यूआर कोड लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यूआर कोड जो है ना बहुत दफ़ा हम लोग तुम लोगों ने मेरे नोट्स के बैक पे भी देखा होगा कि उसके अंदर यूट्यूब का लिंक लगा हुआ है कि मेरे नोट्स के बैक पेज के ऊपर क्यूआर कोड लगा हुआ है, तुम स्कैन करोगे तो मेरे यूट्यूब पे ले आएगा तुम लोगों को। तो ये बेटा हमारे पास क्यूआर कोड रीडर्स हैं। क्यूआर कोड रीडर क्या होता है हमारे पास? क्यूआर कोड रीडर क्या करता है कि वो जितने भी क्यूआर कोड्स हैं उनको स्कैन करता है, ठीक है। अब क्यूआर कोड कैसे बना होता है? क्यूआर कोड तो अगर तुम्हें कभी एग्जामिनर पूछता है भाई व्हाट इज अ क्यूआर कोड, तो तुम क्या बोलोगे? अ क्यूआर कोड इज मेड अप ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ फिल्ड इन डार्क स्क्वायर्स और ऑन अ लाइट बैकग्राउंड। इसका मतलब क्या है कि तुम बोलोगे कि भाई ये एक मैट्रिक्स ऑफ डार्क स्क्वायर्स है, ठीक है, जो कि डार्क स्क्वायर्स एक लाइट बैकग्राउंड के ऊपर रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। फिर तुम क्या बोलोगे कि भाई क्यूआर कोड्स कैन होल्ड कंसिडरेबली मोर इन्फॉर्मेशन देन द मोर कन्वेंशनल बारकोड। अब इसका क्या मतलब है? जो हम लोगों ने भी बारकोड्स की बात करी थी, तो उसके मुकाबले क्यूआर कोड बेटा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होल्ड कर सकता है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्यूआर कोड्स हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होल्ड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बारकोड जो हम लोग पहले यूज़ करते थे, ठीक है। अब तुम लोग को पता है कि भाई अगर तुम लोग को क्यूआर कोड रीड करना है तो कैसे करोगे भाई? इसके ऊपर कोई भी फ़ोन या टैबलेट अपना पॉइंट करोगे क्यूआर कोड के ऊपर, जैसे क्यूआर कोड यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है तो तुम अपना फ़ोन क्या करोगे? यूँ कैप्चर करोगे, वो फ़ोन से स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद ऐप क्या करेगा? वो इमेज को प्रोसेस करेगा और उसको जो ना इंटू रीडेबल डाटा के अंदर कन्वर्ट करेगा और तुम्हारे सामने जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, अब ये बात याद रखना बेटा कि जो क्यूआर कोड के अंदर हमारे पास 3 लार्ज स्क्वायर्स है ना, ये 3 लार्ज स्क्वायर्स, इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है। ये मॉड्यूल्स क्या करते हैं बेसिकली हमारे पास ये अलाइनमेंट या फिर ओरिएंटेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट का मतलब ये कि देखो तुम लोग क्यूआर कोड है ना वो इन 3 ब्लैक स्क्वायर्स के बाहर नहीं जा रहा, इससे और इसके बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं कि भाई ये अलाइनमेंट डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि जब भी तुम क्यूआर कोड को पॉइंट करते हो तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और ब्लैक स्क्वायर्स तुम लोग को पता है लाइट कम रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है बेटा वो लाइट एब्जॉर्ब करता है और व्हाइट कलर हमारे पास लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। हमें ये बात पता है कि भाई जब भी तुम लोग अपना मोबाइल फ़ोन इसके ऊपर पॉइंट करोगे अपना मोबाइल फ़ोन, तो वो क्या करेगा? वो तुम्हारे पास ब्लैक लाइट जो है कम रिफ्लेक्ट करेगा, ब्लैक स्क्वायर्स कम लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे और वाइट एरिया जो है ना वो लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। बोलते द ऐप डिवाइस प्रोसेसेस द इमेज, जो ऐप या डिवाइस होगी वो इमेज को प्रोसेस करेगी और हर स्मॉल स्क्वायर या पिक्सल को जो है ना वो एक यूनिक बाइनरी वैल्यू जो है ना वो असाइन कर देगी, यानी एक यूनिक बाइनरी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देगी जो कि कंप्यूटर सिस्टम समझ सके। अच्छा, अब तुम्हें ज़ाहिर सी बात है इतना ज़्यादा प्रोसेस के अंदर ज़्यादा जाने की जरूरत है क्योंकि वो प्रोसेस नहीं पूछता एग्जामिनर हमारे पास। अब इसका एक एडवांटेज पूछता है हमसे एग्जामिनर, पूछता है सबसे पहला एडवांटेज कि भाई बताओ क्यूआर कोड का क्या एडवांटेज है एज कम्पेयर टू अ ट्रेडिशनल बार कोड। तो भाई सबसे पहला एडवांटेज क्या है क्यूआर कोड का? कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होल्ड कर सकता है, बारकोड्स के मुकाबले ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होल्ड कर सकता है। दूसरा क्या है कि भाई इसको रीड करना आसान है क्योंकि भाई ये कोई रेड लेज़र वगैरह का यूज़ नहीं करता। अब जैसे कि अगर बारकोड था तो भाई बारकोड जो है ना वो स्कैन करने के लिए मुझे रेड लेज़र का होना ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि अगर क्यूआर कोड है मेरे पास तो क्यूआर कोड तो कोई भी नॉर्मल मोबाइल स्कैन कर लेता है बेटा, तो उसके अंदर मेरे पास बारकोड होना ज़रूरी नहीं है। थर्ड हमारे पास क्या है? इट इज़ ईजियर टू ट्रांसमिट क्यूआर कोड्स आइदर एज टेक्स्ट मैसेजेस और एज इमेजेस, ठीक है। क्यूआर कोड्स को ट्रांसमिट करना ईजी है एज टेक्स्ट मैसेजेस या इमेजेस। क्यों? क्योंकि भाई क्यूआर कोड जो है ना वो इजीली तुम एक इमेज की फॉर्म में इसको भेज सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, अब अगर मैं इसको स्कैन करूँगा तो पता नहीं क्या चीज़ निकलेगी, किस चीज़ का क्यूआर कोड है ये मुझे भी नहीं पता, मैंने इंटरनेट से निकाला है। तो क्यूआर कोड जो है ना वो ट्रांसमिट करना जो है ना वो ईजी है, ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज ये कि भाई मोर देन वन क्यूआर कोड फॉर्मेट इज अवेलेबल। अगर तुम क्यूआर कोड जनरेटर्स के ऊपर जाओ तो उसके बाद बहुत ज़्यादा क्यूआर कोड्स के फॉर्मेट्स है जो कि हो सकता है हर डिवाइस क्रैक ना कर सके, या हो सकता है हर डिवाइस जो है ना वो उसको स्कैन ना कर सके, ठीक है। दूसरा क्या मसला है? दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है क्यूआर कोड्स का। इसका मसला ये है कि भाई क्यूआर कोड्स कैन बी यूज टू ट्रांसमिट मैलिशियस कोड्स नोन एज ए टैगिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि लेट्स से भाई तुम्हारे पास कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तुम अपने कॉलेज जाते हो या यूनिवर्सिटी जाते हो तो तुमने देखा होगा भाई नोटिस बोर्ड्स के ऊपर लगा होता है भाई अगर वाईफाई स्कैन करना, अगर तुम्हें वाईफाई चाहिए तो स्कैन दिस क्यूआर कोड, ठीक है। अब अगर वहाँ पे भाई कोई अगर पब्लिक प्लेस है, लेट्स से कोई डॉल्फिन मॉल है, सही है, या कोई मॉल वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे कोई किसी ने क्यूआर कोड लगा दिया और उस क्यूआर कोड के अंदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई वायरस हुआ, तुमने उसके स्कैन करा, तुमने उसको वाईफाई के लिए स्कैन करा, उसके ऊपर लिखा भाई स्कैन फॉर वाईफाई, तुमने उसको वाईफाई के लिए स्कैन करा, जैसे तुमने स्कैन करा तो भाई जैसे तुम्हारा मोबाइल रीड करेगा उसके अंदर वायरस आ गया, तो भाई ये तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है ना। क्यों? क्योंकि भाई ये तो जो है वो वायरसेस को प्रमोट करेगा, ये तो वायरसेस को ट्रांसमिट करेगा, तुम्हारे मोबाइल के अंदर वायरस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये हमारे पास बहुत ज्यादा ना बेटा मैलिशियस कोड को ट्रांसमिट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हमारे पास एक ड्रॉबैक आ गया क्यूआर कोड का, जो कि एक बहुत खतरनाक ड्रॉबैक है कि भाई ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को एक राइज देगा। तो इस मसले को हम लोग कहते हैं, इस मैलिशियस कोड्स के इस तरह से ट्रांसमिट होने को हम लोग कहते हैं ए टैगिंग, ठीक है, कि मैलिशियस कोड्स का साथ में टैग वाला होना,
ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास बारकोड से, क्यूआर कोड से, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम लोग टच स्क्रीन को डिस्कस करेंगे कि टच स्क्रीन क्या होती है हमारे पास और वो किस तरह से परफॉर्म करती है एक्शंस। ठीक है, थैंक यू।